नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आज मैं नन्हे इंसान की 22वां अध्याय लेके हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं नन्हे इंसान की 22वां पर्व। और इसकी लेखिका हैं श्रीमती बानी पात्रो। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं ज़रूर आप सबको याद दिलाने की कोशिश करना चाहूँगी कि 21वां जो अध्याय है उसमें हम लोग देखे हैं टैंटा के जो दादाजी हैं वो वो इस दुनिया को छोड़ के वो चले गए हैं, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, टैंटा लोग तो अपने गांव में चले गए और फिर अपने जो जीजा जी लोगों को लेकर अपने गांव के जो चाचा के जो लड़का है उसके साथ गांव देखने के लिए निकल पड़े। पहले वो सदर पे गए, फिर सदर के जो कमरा है उसके बगल में जो तालाब है उसके बगल में उन्होंने क्या देखा कि तीन अच्छा, बार्बर को हिंदी में क्या कहते हैं ना, मुझे नहीं पता एक्चुअली। तो बार्बर को शायद न्याई बोलते हैं, है ना। तो बांग्ला में नापित बोलते हैं। तो चलिए मैं नापित ही बोलूँ, चलेगा ना। तो तीन वो जो तालाब के बगल में तीन न्यायी या नापित बैठे हुए थे। तो उनके सामने छोटे छोटे बहुत सारे लोग खड़े थे, पता है, नन्हे नन्हे इंसान खड़े थे। और दो उनमें से हर एक का मुंडन कर रहे थे। और एक एक क्या कर रहे थे, छोटे बड़े सारे इंसानों के नाखून काट रहे थे। तो टैंटा के जो चाचा जी के जो लड़का है वो उसको टैंटा ने पूछा, तू नाखून नहीं कटवाएगा। तो उसने बोला, अरे तब तक तो हम लोग गाँव वाँव घूम के आ जाएंगे, तब भी देखना यहाँ पर, तब भी हम लोगों की बारी नहीं आएगी, ठीक है। तो सच ही में वो लोग पूरा गांव घूम के आ गए, अपने जीजाओं को सब कुछ घुमा के लेके आ गए। तब भी वो लोग आके देखे उन तीन लोगों के सामने तीन चार जने अभी भी बाकी हैं। तो टैंटा लोग फिर इन सारे लोगों के पीछे लाइन देके खड़े हो गए। फिर अपने अपने नाखून वाखून कटवा के वापस जब आ गए तो घर के बड़े बुजुर्ग लोग बोले, अरे शाम ढल गया है, अभी जाके तालाब में क्या ही तुम लोग नहाओगे, एक काम कर लो, तालाब से जो पानी है वो अपने सर पे छिड़क लो, बस उतना ही काफ़ी है। लेकिन उसके जो चचेरे भाई लोग हैं ना, वो लोग क्या किए पता है, तालाब के अंदर झपांग करके कूद पड़े और फिर वहाँ से पानी लेकर उन सब के तरफ वो लोग शुद्ध करने के लिए फेंकने लग गए। ऐसा शुद्ध हुआ भाई, सिर्फ टैंटा लोगों के सर पे नहीं लगा, वहाँ पर जितने सारे लोग थे ना, सारे लोग शुद्ध हो गए। और फिर जब वो लोग वापस आए तो तब तक वो लोग क्या देखे कि उस दिन के जो भी दादाजी के पारलौकिक जो क्रिया है, जो भी काम थे, वो सारे दादी, पिताजी और माँ तीनों मिलके, मतलब बाबा, माँ और दादी मिलके उनका समाधा कर लिए थे। और अच्छा, मामा के घर से मामा आए थे और आकर टैंटा लोगों के जो कमरा है वहाँ पर बैठे थे। उस दिन सारे लोगों को खोई, इससे पहले हम बोले थे, इसको हम कहते हैं पफ्ड राइस या फ्राइड राइस भी कहते हैं, पफ्ड राइस कह सकते हो, इट इज़ अ काइंड ऑफ। तो खोई, उसके साथ दही, उसके साथ चूड़ा, उसके साथ मुर्गी, मतलब स्वीट एंड खोई, मिठाई, फल, ये सब देकर फलाहार बनाया गया। एक मैं अपना बात शेयर करना चाहूँगी। जब मैं पहली बार हिंदी बेल्ट में आई तो वहाँ पर लोग फास्ट में कह रहे थे कि वो लोग फरियाली करेंगे। तो मुझे क्या लगा था पता है, ये वाला चीज़ वो लोग खाने वाले हैं। लेकिन जब मैं खाना देखी तो मैं देखी वहाँ पर पूरी सब्ज़ी ये सब बनाया जाता है, एक स्पेसिफ़िक नमक से बनाया जाता है।
और कोई कोई वो जो लोटस का जो बीज होता है सेका हुआ वो भी खाते हैं। आई डोंट नो बोलना सही नहीं होगा, लेकिन वो जो मखाना, हाँ मखाना भी खाते हैं, कोई कोई रोस्टेड मखाना भी खाते हैं। तो वो देख के मुझे बहुत तब मतलब आई वाज शॉक्ड कि हैं ये सारे खा रहे हैं। अच्छा, तो तो फिर पता चला अच्छा चलो यहाँ पर फरियाली बोलो तो फलाहार और फरियाली दोनों सेम नहीं हैं, एटलीस्ट प्रैक्टिकली सेम नहीं है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो टाटा लोग तो अपने गांव के जो मकान हैं घर पे आके सारे लोग फलाहार खा लिए, फलाहार कर लिए। टाटा लोगों की जो छोटी बुआ है उनकी जो जमाई राज है वो ये जो दही और मिठाई बनाने की पूरा दायित्व ले लिए थे, जिम्मेदारी उठा लिए थे। वो अपने हाथों से वो सारे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, मिट्टी के हंडी, उसमें दही जमाए थे और बड़े बड़े कढ़ाई में वो मिठाई भी बनवाए थे। वो तो अब देखो वहाँ पर सुबह से शाम हो गया, लेकिन सारे लोग सिर्फ फलाहार ही खा रहे थे, फलाहार ही कर रहे थे। और टाटा लोग भी दो बार बैठ के फलाहार किए थे। पता है टाटा के जो चाचा जी के मतलब चचेरे भाई है, उसको टाटा पूछे अच्छा ये खाना कब ख़त्म होगा। तो चाचा के लड़के बोले अरे अभी थोड़े ना ख़त्म होगा, अभी तो पूरे मोहल्ले में जितने सारे अरे सगे संबंधी है और जो है भी नहीं वो सारे आके खा रहे हैं, भाई पूरा दिन चला जाएगा। तो दूसरे दिन टाटा के दादाजी के श्राद्ध था। तो श्राद्ध के काम में दादी, माँ और बाबा, इन तीनों की ही ज़रूरत है। तो टाटा लोगों की तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो टाटा लोग इधर उधर घूमने लग गए। और उस तरफ टाटा लोगों के कमरे में बड़ी दीदी और मझली दीदी महा आनंद से टुक टुक करके कुछ ना कुछ पका रहे थे, पकवान पका रहे थे अपने अपने हस्बैंड के लिए, अपने अपने पति के लिए। तो अब सोचो मझली दीदी जो है वो तो माँ के बगल में बैठ के कब का शहर चली गई थी, और बड़ी दीदी स्कूल में दाखिला के लिए वो जो गांव छोड़ी फिर ये आ रही है दोनों। तो वो दोनों बहुत ही खुश थे। और फिर क्या हुआ, तो हाँ भाई वो लोग आनंद तो कर लिए, मज़े तो कर लिए थे। तो श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। और फिर उस दिन माँ, दादी और भी जो सारे भी सगे संबंधियों में जो भी महिलाएं थे वो सारे ब्राह्मणों के पैर में तेल और हल्दी लगाकर प्रणाम कर रहे थे। और टाटा की तरह और भी सारे लोग ब्राह्मणों के पैर में तेल और हल्दी लगाकर नमस्कार किए। तो उस दिन भी पूरे मोहल्ले के सारे लोग दो दो मतलब दोनों वक्त पूरा पेट भर के खाना पीना करके गए। श्राद्ध के दिन शाम के समय टाटा के पिताजी का तबीयत थोड़ा सा नासाज हो गया, क्योंकि श्राद्ध के जो भी क्रियाक्रम है उसमें उनको बहुत बार नहाना पड़ा था सही में। तो अब साथ में तो डॉक्टर अंकल गए थे, तो वो दवाई दे दिए। तो पिताजी के मतलब बाबा की तबीयत ठीक हो गया हो। अब उस दिन शाम के समय ही डॉक्टर अंकल को अपने शहर के घर पे वापस आना पड़ गया किसी काम से, तो वो वापस आ गए। श्राद्ध के दूसरे दिन को कहा जाता है आश पानना। अच्छा, यहाँ पर हम बोल दें हमारे किसी भी रिचुअल में मतलब बांग्ला के जो भी रिचुअल्स हैं इसमें कहीं देखो हमारे जो फूड हैबिट्स हैं वो बेसिकली ऐसा है जिसमें सब्ज़ी, मछली मतलब वेज नॉन वेज सब कुछ बहुत संतुलित होके हम लोग खाते हैं। तो अगर कोई शौक है या कोई शौच है, वो शौच चाहे अशौच हो मतलब कोई दुख वाला हो या कोई शुभ शौच हो, तो उसमें नॉर्मली वेज खाना खिलाया जाता है। लेकिन फिर एक ज़रूर एक वो किया जाता है जहाँ पर नॉर्मल फूड हैबिट में लोगों को लाने के लिए एक अनुष्ठान होता है, उसको कहा जाता है आश पानना। इस दिन आमिष के साथ
निरामिष के साथ आमिष के भी पद इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उस दिन क्या हुआ, लोगों की मतलब दादाजी के जो पारलौकिक क्रिया है उसकी वो आखिरी दिन थी और उसका नाम था आशपान्ना। सारे लोग थोड़ा सा अलग ही मिजाज में थे। घर के जो दहली आंगन था वहाँ पर वो जामुन का पेड़ था, है ना, वहाँ से वो लोग वो छोटे छोटे पत्थर तो नहीं, ईंटा मार मार के जामुन तोड़ रहे थे और हाथों से ही आम चीकू सारे चुन चुन के वो लोग चुन चुन के ले रहे थे, खा भी रहे थे। अब जमाई लोग क्या किए, एक चचेरे भाई को पकड़ के जो नारियल का पेड़ है ना उसमें चढ़ा के वहाँ से बहुत सारे नारियल। अच्छा, यहाँ पर एक बात बोलूँ, नारियल में एक चीज़ देखी हूँ कि वो चाहे कच्चा नारियल हो, मतलब हरे वाले नारियल हो, या पक गए हैं ऐसा वाला नारियल हो, हिंदी में दोनों फेस को ही नारियल ही बोला जाता है। लेकिन बांग्ला में जब हरा रहता है, जब उसमें सिर्फ पानी रहता है, कुछ भी मलाई नहीं जमता है, तो उसको कहा जाता है डाब। और जब वो उसमें मलाई आ गया है लेकिन पानी अभी भी है, पूरा नारियल बन गया, पूरा सख्त होके ब्राउन कलर का या चॉकलेट कलर का बन गया है, तो उसको हम कहते हैं नारकेल। तो नारकेल को आप नारियल बोलते हो, मतलब सिमिलर साउंडिंग वर्ड है। तो मैं अब डाब बोलूँगी क्योंकि वो कच्चा वाला, मतलब डाब ही वो लोग और एक जो गुच्छा डाब होता है उसको कहा जाता है कांदी। तो वैसे ही बहुत सारे कांदी वो लोग काट के नीचे उतारे थे, मतलब उनसे मंगवाए थे। तो वो जो भाई लोग हैं वो तो चढ़ गए, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था नारियल का पेड़, लेकिन वो लोग खूब सारे ऐसे कांदी डाब लेके आ गए। और वहीं पर ही एक बहुत बड़ा सा तालाब भी था। अब उसके बगल में खड़े होके सारे लोग गप्पे मार रहे थे। तो मजले जो जीजा जी हैं वो अचानक से बोल पड़े, अच्छा कोई ये तालाब को इस पार से उस पार क्रॉस कर सकता है क्या? तो सबसे जो छोटा चचेरा भाई था, जो 8 या 9 साल का होगा, वो कहने लगा मैं कर सकता हूँ। और जहाँ तक बोले, अब जीजा जी तो सोचे शायद ऐसे ही फेंक रहा है, लेकिन वो तो तुरंत पानी में उतर गया और तालाब के उस पार जाने के लिए वो तैरना शुरू कर दिया। अब शहर से जितने सारे लोग गए थे, इंक्लूडिंग और उसके साथ साथ ये मजले जीजा जी ये भी डर गए, भाई इतना सा छोटा सा बच्चा है, ये कैसे तैर के उधर तक पहुंच जाएगा। तो जहाँ तक वो बीचों बीच पहुँचे तो तब भी वो बोलने लगे, पहले से ही वो बोलना शुरू कर दिए थे, तुझे जाना नहीं है तो वापस आ जा, तुझे उतरना नहीं है। अब बीचों बीच पहुँच गए तब भी वो बोलने लगे। फिर वो तो मतलब सबका जान हलक में आ गया था, ऐसा हालत हो गया था। तो मजले जीजा जी तो दौड़ते हुए मतलब साइड से किनारे से ही वो दौड़ते हुए उस पार चले गए, मतलब तालाब है, तालाब को परिक्रमा करे हुए उस तरफ चले गए। ये जो टाटा के जो चाचा जी हैं, सगे चाचा के जो लड़का है उसको साथ लेके वो सोच रहे थे कि इस पार जहाँ तक वो बच्चा आ जाएगा तो हम तो पकड़ के उसको घर लेके जाएंगे। तो भाई ये सब देख के अचानक से टाटा को अपनी बचपन याद आ गई, जब वो किराए के मकान में रहती थी और वहाँ पर बगल वाले जो बड़ा तालाब था वहाँ पर वो लोग इस पार उस पार करते थे, है ना, वो लोग क्रॉस करते थे नहाने के समय में तैरते हुए। तो वो उसको याद आ गया। तो अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ, उस दिन दोपहर को मछली, उसके साथ भात बोले तो चावल, ये सारे और बहुत सारे पकवान बनाया गया। और रात को भी माछ और भात, मतलब मछली और चावल का, और उसके साथ कई सारे पकवानों का व्यवस्था किया गया। अब पूरे मोहल्ले के सारे लोग दो दो बार आके पूरा दिन भर खान पान करके गए। ऐसे ही
टैंटा के दादाजी के पारलौकिक क्रिया का 3 दिन बीत गए। 3 दिन तो बीत गए। दूसरे दिन सुबह सारे लोग शहर वापस आने के लिए तैयारी करने लगे और तैयार भी हो गए। अब जो जो चाचा लोग थे वो लोग बोले जमाई लोग तो ये पहली बार आए हैं और एक दिन रुक जाते, पूरा का पूरा एक बकरी हम लोग काटेंगे। तो जमाई लोग बोले नहीं नहीं, हम लोग बहुत दिन यहाँ पर आ गए हैं, अब तो वापस भी जाना है। तो सारे लोग दादाजी के श्राद्ध में, मतलब ठीक है, कम ज़्यादा आनंद कर लिए थे। हाँ, मैं ये शब्द यूज़ कर रही हूँ, इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़्यादातर जब कोई भी गुज़र जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा उम्र में गुज़र जाते हैं, तो वहाँ जो एज गैप हो जाता है, वो जो मृत्यु होती है, वो एकदम नन्हे जो नाती पोती या उनके नाती पोती में इतना ज़्यादा पर्कोलेट नहीं कर पाता है। दैट एक्चुअली शोज़, मतलब वो चीज़ हम लोगों को ये एक चीज़ के साथ हम लोगों को परिचय करवा देते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, राइट। कुछ भी हो जाए, शो मस्ट गो ऑन, जीवन चलता रहना चाहिए। और कोई चला गया है उसके लिए हम श्रद्धा तो कर सकते हैं, लेकिन शोक नहीं। ये शायद लाइफ की सीख हम लोगों को आदिवासी लोगों के इसमें एक रिचुअल में कभी बहुत बचपन में देखी थी, शायद शांवताल ये ट्राइब का, मैं सही से मुझे याद नहीं है, लेकिन आई वॉज सो सरप्राइज एंड दिस रिचुअल वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय माई फादर। मेरे पिताजी मुझे एक्सप्लेन किए थे। मैं पूछी कि अरे वो लोग तो शमशान लेके गए, मतलब वो जो रिचुअल मैं देख रही थी कि वो लोग शमशान लेके गए, नदी के किनारे उस शव को दाह किया गया, और दाह करने के बाद तुरंत बाद, मतलब वहाँ पर शमशान में लड़कियाँ नहीं जाएंगी ऐसे उन लोगों में कोई मतलब बाधा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। वो सारे लोग ना वो नदी के अंदर कूद पड़े, पता है। और वो जो चारों तरफ जो गीली मिट्टी है उससे पूरा अपने आप को पोत के एकदम खुश होके, हंसी खुशी जैसे होली मनाते ठीक वैसे ही मना के फिर एकदम अच्छे से साफ सुथरे होके वापस आ गए घर। दैट इज़ समथिंग, जो एक सीख है। लाइफ मस्ट गो ऑन, जीवन ऐसा ही है, क्योंकि शायद अंत ही आरंभ है। तो चलिए वापस जाते हैं हमारे कहानी में। तो अब शहर में वापस आने के समय हो गया भाई। अब टैंटे के दादी टैंटे को बोले मेरे श्राद्ध में ना तुम लोग मत आना, और बेटा खोका, अपने बेटे को, बड़े बेटे को वो बोलते थे, बोले और खोका मेरे श्राद्ध में ना एक पैसा खर्चा मत करना। पिछले 4 दिनों से मेरे बच्चे का तो पैसों का ही श्राद्ध कर दिया है ये लोग। इसके बाद टैंटे लोग सारे लोग दादी को प्रणाम करके वहाँ से रवाना हो गए। टैंटे की मामा नैनीहाल की तरफ मुड़ गए और टैंटे लोग उतना रास्ता अतिक्रम किए, ट्रेन में करके आके शहर में जब मतलब स्टेशन में आए, फिर वो लोग क्या बोलूँ, रेलवे क्रॉसिंग में आए और क्रॉसिंग से रिक्शा स्टैंड में, फिर रिक्शा स्टैंड से रिक्शा करके अपने अपने घर की तरफ बढ़ गए। गांव में रह गई अकेली टैंटा की दादी। हाँ, उनके देखभाल के लिए भालू काका, अच्छे अंकल वो तो थे ही, लेकिन फिर भी यही शायद नियम है। हम धीरे धीरे हम जब अपने ज़िंदगी के अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं, हमारे पास हमारे साथ बहुत लोग रहने के बाद भी हम लोग अकेले हो जाते हैं, क्योंकि वो एक समय है जब हमें अपने अंदर झांकना होता है, खुद को एक जगह पे खुद को तैयारी करना होता है। आए हैं अकेले, जाना भी है अकेले, अकेला ही जाना है ना।
अकेले ही जाना है। तो भाई अब शहर की बातों में हम वापस आ जाते हैं। कहानी ऐसी है कि दीदी लोग अपने अपने घर की तरफ और टैंटा लोग अपने 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 घर की तरफ बढ़ गए। फिर क्या हुआ, घर के अंदर घुसते ही सारे लोग कैसे चुप हो गए। टैंटा के पिताजी बोले, पता है, मृत्यु से पहले पिताजी माँ को बोल के गए थे कि उनके गुज़र जाने के बाद उनके स्मृति में एक स्मृति फलक बना देने के लिए, वो जो बाँध है ना, उसके बगल में जो उन लोगों की जो ज़मीन जगह है वहाँ पर। और टैंटा की दादी भी टैंटा के पिताजी को बोले हैं कि दादी की मृत्यु के बाद दादाजी के जो स्मृति मंदिर होगी वहाँ उनके बगल में ही उनके लिए भी एक स्मृति मंदिर बना दिया जाए। तब टैंटा की माँ अपनी स्मृतियों के जो स्मृतियों का जो भंडार है वहाँ से कुछ स्मृतियों को चुन के लाके शेयर करना शुरू की। वो बोली, पता है, अभी याद आ रहा है, पिताजी को जब मैं नहलाती थी तो उनकी जो जटा है मैं हर बार थोड़ा थोड़ा करके काट देती थी। और पता है, मेरी बात उन्होंने रखा भी, वो सारी जटाओं को भी काट डाले थे। टैंटा अपने माँ बाबा के बगल में बैठकर वो भी अपनी यादों में खो गई और अपने यादों के गुलदस्ता से कुछ एक चुन के अपने माँ बाबा के साथ वो साझा कर लिया। वो बोली, पता है, एक दिन दादाजी मुझे पूछे तू क्या पढ़ती है? तो मैं बोली, बांग्ला, अंग्रेज़ी और अंको बोलो तो मैथ्स और बहुत सारी कुछ। तो दादाजी बोले, तू बांग्ला की जो किताब है ना वो लेके आ और खोल उससे, और खोल के वहाँ से मुझे एक कविता पढ़ के सुना। तो मैं माइकल मधुसूदन दत्तो के लिखा हुआ एक कविता मैंने पढ़ के सुनाई मैं दादाजी को। तो वो कविता की अर्थ पूछे, मैं बोली, तो वो बोले, ठीक कही है तू, ठीक बोली है तू, बोलकर फिर वो और भी विस्तार से उस कविता की अर्थ मुझे समझाए, व्याख्या करके मुझे समझाए। तीनों, माँ, बाबा और टैंटा, अपने अपने यादों के शहर में कहाँ वो लोग खो गए पता नहीं चला, लेकिन उस यादों के सफ़र में हर किसी के आँखों से बूंद बूंद होकर वो याद गिरने लगा। इसके कुछ दिन बाद टैंटा के पिताजी गांव के वो जो छोटा सा बांध था ना, उसके बगल में टैंटा के दादाजी के लिए एक स्मृति मंदिर अपने ज़मीन पे बना दिए और एक बहुत बड़ा सा वो आंगन बनाए थे उस स्मृति मंदिर का, ठीक है। और इसके बाद टैंटा, अब इतने दिन में टैंटा के पार्ट 1 का एग्ज़ाम आ गया भाई, अब पढ़ाई लिखाई तो करनी है, तो वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने लगी। इसी बीच में कुछ दिनों के अंदर गांव से खबर आई कि टैंटा की दादी जी भी गुज़र गई हैं। टैंटा के पिताजी अपने कर्म क्षेत्र से कर्म क्षेत्र के ही चाचा जी को लेके वहाँ पर जो काम करते हैं उनका सहकर्मी, तो वो जो चाचा जी हैं उनको लेके गांव के घर पे चले गए और उसके बाद उनकी मुखाग्नि किए वो, मतलब टैंटा के दादी की। फिर वो वापस आ गए। अब भाई एग्ज़ाम है तो वो खूब पढ़ रही थी टैंटा, लेकिन इसी बीच उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। पता है, बहुत ज़्यादा बुखार आ गया और हाथ पैर में कस के दर्द होना शुरू हो गया। तो डॉक्टर अंकल आके बोले, उनको खबर दिया गया तो वो आके बोले,
अच्छा 2 दिन जाने दो, फिर जाके समझ में आएगा, लग तो रहा है कि इसको पॉक्स होने वाला है। तो सही में 2 दिन बाद टेंटे को पॉक्स हो गया। और पता है टेंटे की दादी ने जो भविष्यवाणी की थी, उन्होंने जो मांगा था कि भाई तुम लोग नहीं आओगे मेरे श्राद्ध में, सही में वो नहीं जा पाई। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मान्यता है, किसी के घर में अगर कोई पॉक्स की रोगी है तो वो उस घर से कोई भी किसी भी अनुष्ठान में साझेदारी नहीं करती। अब टेंटे के पिताजी को जाना है, तो इसीलिए वो जाके सारे काम तो कर रहे थे, लेकिन टें बोलो। और इसके बाद पता है एक के बाद एक टेंटे के भाई बहन सबको होने लगी, तो कोई भी नहीं जा पाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जटिल हो गया था टेंटे की जो बीमारी थी, टेंटे की जो पॉक्स थी, वो बहुत जटिल हो गया था। तो इस बीच टेंटे के पिताजी शहर से 2-1 आत्मीय मतलब रिश्तेदारों को लेके जाके गांव के घर में चले गए, और वहाँ पर दादी के जितने सारे पारलौकिक क्रियाकर्म हैं वो सारे समापन करके 3 दिन बाद वापस आ गए। और फिर टेंटे की माँ ने पूछी कि भाई कैसे किया काम आप? तो बाबा बोले बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाए, सिर्फ भाइयों के घर के लोग और भालों मतलब अच्छे चाचा जी के जो घर के लोग, वो और तुम्हारा भाई, और साथ वो जो शॉल दादाजी थे ना, उनके घर के लोगों को ही बुलाया गया था, वो लोग ही आए थे। तो टेंटे सही मायने में बोले, टेंटे की दादी ही एकमात्र शायद समझे थे कि अपने बच्चे का इतने सारे पैसा बर्बाद कैसे लगता है। माँ है ना, तो अपने बेटे का पैसा भी वो बर्बाद होने मतलब देखते उनको उनके दिल में चोट पहुँच रहा था। शायद ये माँओं को ही पता है ये अनुभव। शायद मैं अगर कभी बोलने का या एक्सप्लेन करने का भी अगर मैं कोशिश करूँगी, तो वो उस माँओं की जो अनुभव है उसमें धृष्टता हो जाएगी। ये हर एक माँ समझती है, और शायद कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम जो लोग संतानें हैं वो भी समझते हैं कि, या समझता है कि, अब मुझे लगता है संतान की कोई लिंग नहीं होती। कोई जेंडर असाइन करना बहुत धृष्टता है, क्योंकि माँ के जो ममत्व है उसमें वो लड़का लड़की कोई विचार नहीं करती। लड़का बोलो लड़की बोलो या और कोई जेंडर बोलो, माँ के लिए संतान, माँ या पिता के लिए संतान संतान ही होती हैं। तो ये जो फीलिंग्स है, चलिए आज इसको हम व्याख्या नहीं करते, सिर्फ बोध करते हैं कि सिर्फ मनन करते हैं, मंथन, आत्म मंथन करते हैं, ताकि अपने अपने माँओं को एक बार हम सारे लोग याद कर पाए। तो हाँ, टेंटे की दादी सिर्फ समझी थी कि उनके बेटे के ऊपर कितना प्रेशर पड़ा था कि वो इतने सारे लोगों का वो जो मतलब बिना रोक टोक जो सबको आमंत्रण देना, सबको आवभगत करना, इसमें कितना प्रेशर पड़ता है। शायद वो बच्चा कुछ बोलेगा भी नहीं क्योंकि वो उसके पिताजी का काम है। वो बच्चा बोलेगा भी नहीं क्योंकि वो उसकी माँ की काम है। जब तक ना माँ बोल के जाए, जब तक ना अपने बच्चे को वो सुरक्षा देते जाए, माँ है ना, शायद इसीलिए आखिरी दम तक अपने बच्चे को सुरक्षा देने की कोशिश करती हैं और जाने के बाद भी उसको बचाने की कोशिश करती हैं। तो फिर क्या हुआ, तो चलिए फिर से वापस आ जाते हैं। तो अब सही में कोई तो पहुंच नहीं पाया था, टेंटे लोग अपने दादी के क्रियाक्रम में। और इस समय जो हालत था ना, इतना क्रिटिकल था, उसको सहायता के लिए डॉक्टर अंकल की जो माँ है, जिनको टेंटे लोग थम्मा बोलते हैं, वो आती थी और हेल्प करती थी। और सबसे आश्चर्य की बात ये है, ना तो थम्मा, ना तो माँ, ना बाबा, इन तीनों को पॉक्स नहीं हुआ, पता है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद धीरे धीरे सारे लोग स्वस्थ हो गए। और इसके बाद टेंटे के पिताजी अपने
पिताजी के मतलब टैंटा के दादाजी के जो स्मृति मंदिर है उसके ही बगल में टैंटा की दादी के लिए भी एक स्मृति मंदिर बना के दिए थे। टैंटा लोग भी अब टैंटा की तो जो बीमारी है वो बहुत जटिल हो गया था, तो वो फिर धीरे धीरे वो भी स्वस्थ हो गई और स्वस्थ होने के बाद ही वो तुरंत पढ़ने लिखने में अपना मन लगा दी, क्योंकि भाई एग्ज़ाम आने वाला है। तो धीरे धीरे एक दिन एग्ज़ाम का दिन भी आ गया और फिर एक दिन ख़त्म भी हो गया। तो पार्ट 1 के एग्ज़ाम के बाद ना कभी छुट्टी नहीं रहता, लेकिन फिर भी टैंटा 2-1 दिन की छुट्टी ले ली थी। अब क्यों ली? अपने ही मन में कुछ बात बोलने के लिए। टैंटा के पास भी पहली बार देखने के वो सारे अनुभव है, समुंदर देखने के अनुभव। शायद वो कोई सागर नहीं देखी, कोई महासागर का संगम नहीं देखी, लेकिन उसके पास पहली बार पहाड़, पहली बार झरने देखने की भी अनुभव है। शायद कोई पर्वत के झरने नहीं और जंगल देखने की आखिरी बोलो या पहला बोलो कोई भी सा भी अनुभव नहीं है, अभिज्ञता नहीं है, लेकिन जंगल सही मायने में टैंटा को बिल्कुल पसंद नहीं है। जंगल तो सिर्फ जंगली जीवन के लिए एकांत एकदम नंगा एक जगह है ना। हाँ, वहाँ पर थ्रिल है, रोमांच है, लेकिन फिर भी जंगल से ज़्यादा टैंटा को पसंद है 10-20 लोग मिलकर बोटानिकल गार्डन में अगर घूम के आए तो। और जंगल के अंदर जो स्वाधीन होकर जो घूमने फिरने वाला जो 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 जीव हैं उनको वो चिड़ियाघर में ही देखना पसंद करती है। हाँ, कभी अगर समय मिला, कभी अगर ऐसा कोई मौका मिला तो टैंटा ज़रूर अपने ये सारे जो पहले अनुभव है, कैसा लगा था पहली बार समुंदर देखना, कैसा लगा था पहली बार झरना या पर्वत देखना, तो वो ज़रूर साझा करेगी। तो आज के लिए तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है नन्हे इंसान की 22वां पर्व। हम फिर से कल वापस आ जाएंगे लाइफ ऑफ मास्टर्स के साथ। तब तक के लिए सारे लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, शुभमस्तु।